दुनिया के सभी इंसान सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो स्कूल जाते हैं और जिसकी वजह से वो आज गरीब है। क्योंकि एक डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत होती है वो स्कूल जाते हैं। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो स्कूल जाते हैं। ये अच्छा है क्योंकि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। मैं तो उनमें से बनना चाहता हूँ जो उन सबको नौकरी पर रखे। ये मैं नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी और उस बुक में ऐसे पॉइंट्स बताए जो गरीब इंसान को कभी भी गरीबी से बाहर नहीं आने देते। तो एक अमीर इंसान किन चीज़ों पर फोकस करता है जिसकी वजह से वो रिच बनता जा रहा है। हम कभी कभी ये सोचते हैं ना कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है। इन सब की वजह रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। और इस बुक के अंदर हमें 3 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिसे हम यूज़ करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और 9 to 5 जॉब के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके ये अमेजिंग सक्सेस लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार धीरू भाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था। तो अनंत अंबानी ने अपने दादा यानी धीरू भाई अंबानी से कहा, मुझे गुब्बारा लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। और उसने धीरू भाई अंबानी से 15 रुपये लिए और बिना हवा के गुब्बारे खरीद लाया। फिर वो घर आया और नॉर्मल बच्चों की तरह उन गुब्बारों से खेलने के बजाय उनमें हवा भरी और उनको मार्केट में बेचने चला गया। कुछ प्रॉफिट कमा कर लाया। सिर्फ अंबानीज फैमिली ही नहीं बल्कि हर एंटरप्रेन्योर को ये पता है कि पहले दुकान फिर मकान। यानी रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में बोले तो पहले एसेट्स फिर लायबिलिटीज़, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ फिर खर्चे करो। और ये बात हम मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता होती। वो तो अच्छा है रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक लिखी गई है जिससे हमें पता चल गया है कि आखिर इस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें भी वही और उन्हीं लोगों से सीखना चाहिए जो असल में कामयाब है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर रखा है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाके इसे अच्छी प्राइस में खरीद सकते हैं। चलो अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, फाइनेंशियल लिटरेट। आसान भाषा में कहे तो अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। और इसको समझने से पहले आपको इन 3 पॉइंट्स को समझना होगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। सबसे पहला पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट। बिल्कुल आसान है इसको समझना। यानी आपकी इनकम जहां से आप पैसे कमाते हैं और आपके एक्सपेंसेस जहां आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट, EMI और बिल एक्सेट्रा। फिर आता है बैलेंस शीट। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अपनी बैलेंस शीट में ये 2 चीज़ें ज़रूर डालो, एसेट और लायबिलिटीज़। वो चीज़ जो आपके जेब में पैसे डालती है, यानी आपका कोई घर है जिसे आपको हर मंथ कुछ ना कुछ रेंट आता है, यानी कुछ ना कुछ इनकम आपकी जेब में आती है, या कोई आपका यूट्यूब पर चैनल है जिसे आपको इनकम आती है, ये सब आपके एसेट है। और अब लायबिलिटीज़ की बात करें तो आपकी कोई कार है जो आप खुद चलाते हो और उसकी सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसकी सर्विस करवाते हो, और बिल भरना और ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपके जेब से कुछ ना कुछ पैसे मंथली जाते हैं, वो सब आपकी लायबिलिटीज़ है। और तीसरा है कैश फ्लो। इस पर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपको भी देना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो पूरा गेम चेंज कर देती है। और जो लोग गरीब रह जाते हैं ना, वो इस कैश फ्लो को ना समझने की वजह से रह जाते हैं। और हम ज़्यादातर देखते हैं जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी इनकम देखो और उनके एक्सपेंसेस देखो बैलेंस शीट के हिसाब से। उनकी इनकम होती है ना, वो उनके एक्सपेंसेस से कम होती है। और जब उनके पास पैसे आते हैं ना, तब उनके सारे पैसे उनकी ज़रूरतों में ही चले जाते हैं, खाना पीना, कपड़े, रेंट। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास कोई एसेट्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनके पैसे आते हैं और चले भी जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस पुअर ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। और पता है रिच लोग क्या करते हैं, जब उनके पास पैसे आते हैं वो सबसे पहले एसेट्स पर फोकस करते हैं, उनको खरीदते हैं। यानी कोई स्टॉक खरीद लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि ऐसी जगह अपने पैसे लगाओ जहाँ से उन पैसों के आपको रिटर्न्स मिले, यानी पैसों से पैसे बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं गरीब मेंटेलिटी वाले लोग जब भी उनको सैलरी मिलती है वो अपने बिजली का बिल, रेंट और अपनी EMI एक्सेट्रा और फिर बचे हुए पैसों को सेव करते हैं।
और वही दूसरी तरफ रिच मेंटेलिटी वाले लोग हैं जिनके पास जैसे ही पैसे आते हैं वो उन्हें सेव करते हैं, फिर बचे हुए पैसों से बिल वगैरह भरते हैं। प्रेम गणपति अपने दोस्त के साथ मुंबई आए थे, लेकिन उन्हें उनका दोस्त छोड़कर चला गया। शख्स ने उनकी मदद की और उन्हें मंदिर ले गया ताकि लोग उन्हें वापस आने तक की टिकट के पैसे दे सकें, लेकिन प्रेम ने जाने से मना कर दिया। उन्हें वहाँ एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब स्टार्ट कर दी और प्रेम चाहता था कि कोई उन्हें वेटर की जॉब दे दे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाई। फिर एक डोसा बनाने वाले ने उन्हें एक चाय बनाने की जॉब दे दी। प्रेम चाय तो बहुत अच्छी बनाता था, उसके साथ वो लोगों से बात करने में भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उनके स्टॉल में बाकी स्टॉल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बिक्री होती थी। एक बार एक कस्टमर प्रेम के पास आया और बोला कि हम एक टी स्टॉल खोलते हैं जिसके अंदर सारे पैसे मैं लगाता हूँ और उस बिजनेस के हम 50-50% ओनर होंगे। प्रेम को ये सुन के अच्छा लगा। फाइनली प्रेम मान गया और उन्होंने टी स्टॉल स्टार्ट किया। वो स्टॉल काफ़ी अच्छा भी चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रेम के पार्टनर को लगा कि मैं प्रेम को ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ और प्रेम को उसने बिजनेस से निकाल दिया। प्रेम को इसके बाद बहुत बुरा लगा। उसके बाद प्रेम ने अपना एक डोसा आउटलेट खोला और उस आउटलेट को नाम दिया डोसा प्लाजा, जिसमें 150 वैरायटी के डोसा मिलते हैं। ये डोसा प्लाजा बहुत फेमस हुआ और आज डोसा प्लाजा के 26 आउटलेट्स हैं और इनके पास 150 एम्प्लॉय है। मेरे मन में भी ये सवाल आया जो अभी आपके आ रहा है कि आखिर प्रेम के पास ये डोसा प्लाजा खोलने के पैसे आए कहाँ से, और ये उनकी सेविंग्स थी। जब वो काम करते रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का, चाय बनाने का, उस वक्त वो साथ ही साथ अपनी सेविंग भी करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर वो बिल्स ही भरते रह गए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेविंग नहीं की तो वो हमेशा उसी गरीबी में रह जाएंगे जिसमें वो है। और इसी कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें पार्ट 2, बहुत जल्द इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और फाइनली अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद।